नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश भर में आज भी इंडिगो की कम से कम 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। फंसे हुए यात्रियों का पैसा अब तक वापस नहीं आया है। लोग अपने सामान के इंतजार में हैं और इधर नरेंद्र मोदी की सरकार 4 लोगों की एक कमेटी बनाकर दिखा रही है कि वो इस संकट का हल निकालने में लगी है। वैसे कल कांग्रेस ने इस संकट के तार बीजेपी को मिले चुनावी चंदे से जोड़े हैं। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया था कि इंडिगो एयरलाइन ने भाजपा को भारी चंदा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इसी वजह से मोदी सरकार ने एविएशन सेक्टर में इंडिगो को वर्चुअल मोनोपोली यानी एकाधिकार दी है। इसका खामियाजा देश के नागरिक भुगत रहे हैं। कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शशिकांत सेंथिल ने बताया है कि चुनावी बॉन्ड की खरीद में के रिकॉर्ड बताते हैं कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब ने करीब 36 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और वहीं इसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने भी लगभग 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सेंथिल का दावा है कि इनमें से ज्यादातर बॉन्ड भाजपा ने भुनाए। आइए जरा सेंथिल को सुन लेते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुन लीजिए। मतलब यही है कि किस ढंग से यहां इंडिगो से आप अगर पैसे लेते हैं तो इंडिगो की मनमानी चलेगी और आप सुनते रहिए, सहते रहिए। इंडिगो के हिसाब से यानी एक एयरलाइन की मोनोपोली के हिसाब से आप अपने नियम और कायदे बनाते और बदलते रहिए। यही चल रहा है। सुनिए जरा यहां सेंथिल को। So I really want to first make this point. This is a complete breakdown of the regulatory mechanism and complete irresponsibility by the government and DGCA to implement its own norms. So the crisis is not a natural breakdown. It is a fallout of the government, and the major reason which we have to understand is also how did this airline become the monopoly player in this system. They are around 60 to 65, they control around 60 to 65% of the market. Now, we have been always saying, the Congress party has always been saying, the idea of the current government to push for monopolies, to support monopolies or duopoly players is a disaster in waiting for this country. Because India is not a country which can bear these monopoly meltdowns or crisis or whatever you call. And we have been completely pointing out at this industry especially that it's not only in this airline, even in the airports, there is a monopoly being created for Adani. Now, the country is yet to see all a meltdown on those areas. So, the party also wants to highlight this continuous strength from this government to break market freedom and market equity and to push for some monopoly players just because they have been friends with them in some way or the other. Now, for example, if you take this group, especially Indigo, and there has been very clear reports, we have seen when the electoral bonds issue came and when there was a disclosure on what electoral bonds were bought by who, there was an Interglobe group which bought around 36 crore electoral bonds. And from this Interglobe group, the promoter of Indigo, Mr. Rahul Bhatia, has bought around 20 crore of electoral bonds. And this 20 crore of... तो सुन लिया आपने, राहुल भाटिया ने 20 करोड़ और इंटरग्लोब जो कंपनी है इंडिगो की, उसने खरीदे 36 करोड़ रुपए और इसमें से मैक्सिमम पार्ट बीजेपी ने भुनाए हैं, यानी बीजेपी के खाते में गए हैं। अब इस आरोप का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने सबसे पहले मोनोपोली के आरोप सरकार पर लगाए थे और आज नहीं बल्कि 2 साल पहले। उसके बाद लगातार राहुल गांधी इस मसले पर बात कर रहे हैं, मोनोपोली और डुओपोली की बात कर रहे हैं, जिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया है, एविएशन मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जनता से जुड़ा हुआ मामला है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सरकार उड्डयन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कहां क्या काम कर रही है वो तो जनता देख रही है। कमाल करती है दोस्तों बीजेपी। उसे राहुल गांधी के आरोपों पर ऐतराज है, लेकिन राहुल गांधी भी तो जनता की तकलीफ देखकर ही सवाल कर रहे हैं। क्या अब बीजेपी के लिए विपक्ष का सवाल करना भी राजनीति है? और अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है, तो वो जमीन पर नजर क्यों नहीं आता है? जमीन पर तो यह नजर आ रहा है कि कैसे आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले प्राइवेट एविएशन जो कंपनियां थी वो कितनी थी आप याद कीजिए। गो एयर, किंगफिशर और
बहुत सारी जेट एयरवेज, उसके बाद आप ये इंडिगो भी उसी जमाने में, तो ऐसे बहुत सारी एजेंसियां थी, अलग अलग एविएशन कंपनियां थी जो धीरे 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 खत्म हो गई। एयर एशिया यहीं पर थी, स्पेस जेट स्पेस स्पाइस जेट, माफी चाहूंगा, स्पाइस जेट, ऐसे बहुत, कहां हैं वो? अब तो सिर्फ दो हैं, एक इंडिगो और दूसरी एयर इंडिया जो टाटा के पास है। 60 to 65% शेयर इसी मार्केट का इंडिगो के पास और 30 से 36% शेयर इसी मार्केट का टाटा के पास, यानी एयर इंडिया के पास। तो हो गया 60 और 36, 96%, 4% बाकियों के पास। चलिए, जैसी मर्जी वैसे चल रहा है। कुछ भक्तगण हैं, उनको मजा आ रहा है, कह रहे हैं इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। अगर सरकार की नीयत समाधान निकालने की होती तो पिछले 6 दिनों से यही तमाशा न चल रहा होता। वैसे मोदी सरकार के काम का तरीका यही है दोस्तों, लोग परेशान होते रहते हैं और वो इधर उधर की बातों में उसे उलझाए रखती है। अभी फ्लाइट्स नहीं चल रही है, ट्रेनों में मारामारी है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा, रुपए की हालत में सुधार नहीं है, आप देख लीजिए 90 के पार रुपया है, लापरवाही के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अकाल मौत मर रहे हैं। गोवा में कल रात को क्या हुआ आपने देख लिया, 25 लोगों की जान चली गई। गोवा में सरकार किसकी है? अगर किसी और की सरकार होती तो अब तक अफरा तफरी का आलम रहता, तो तमाम टेलीविजन चैनल्स उसी के बारे में खबर दिखाते रहते। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपने कितनी खबरें देख ली गोवा में जो हुआ है। लेकिन सरकार इस समय पाकिस्तान के सामने खुद को मजबूत दिखाकर घमंड कर रही है। यहां की जब बात हो सीधे पाकिस्तान की बात करो, और वो भी मामला, वहां से भी मामला ना समझे तो नेहरू पे चले आओ। लेकिन पाकिस्तान के सामने खुद को मजबूत दिखाकर घमंड आखिर क्यों दिखा रहे हैं? क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? दरअसल आज ही देश के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के कार्यक्रम में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना अभी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने संयम और धीरज दिखाया। किसने रोका था? आपके टेलीविजन चैनल्स ने तो कह दिया था कि लाहौर इस्लामाबाद सब हम जीत चुके हैं, सुबह चाय पिएंगे लाहौर में और नाश्ता करेंगे इस्लामाबाद में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेनाओं ने आतंकियों के साथ क्या किया, यह कह रहे हैं राजनाथ सिंह। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेना ने न सिर्फ बहादुरी दिखाई बल्कि संयम भी बरता। उन्होंने सिर्फ उतने ही हमले किए जितना जरूरी था। बहुत अच्छी बात है, जान माल की क्षति नहीं हुई, आपने इसका ख्याल रखा, हमारी सेना ने ख्याल रखा, सल्यूट है हमारी सेना को। लेकिन राजनाथ सिंह जी, बात यह है कि यहां जो लोग परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, जो लोग परेशान हो रहे हैं अभी कुछ दिन पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में जब छठ का समय था, उनके लिए तो आपने ट्रेनें नहीं चलवाई, लेकिन वोट देने के लिए आपने 6-6 गाड़ियां चलवा दी स्पेशल। राजनाथ सिंह को सुनिए राजनाथ सिंह को। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरियाज के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरियाज के नागरिकों। तो सुन लिया आपने यहां पर जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। बिहार चुनाव तो निपट चुका है, फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र छेड़ने का मतलब फिर से जनता का ध्यान भटकाना है। क्लियर है यहां पे। रहा सवाल संयम का, तो मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो यकीन के साथ कह सकती है कि 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद उनके परिजनों को उसने इंसाफ दिला दिया ऑपरेशन सिंदूर से? अगर नहीं तो फिर इस संयम को बरतने की राजनीति क्या है? क्या ट्रंप के दबाव में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका था? क्योंकि अब तक ट्रंप यही दावा कर रहे हैं, एक नहीं बल्कि 56 बार। 56 इंच सीने की बात करते थे नरेंद्र मोदी, और 56 बार वो कह चुके हैं उधर डोनाल्ड ट्रंप
कि मेरे कारण इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसे रोका गया और मैंने फोन किया नरेंद्र मोदी को। बहरहाल अभी मोदी की जगह राजनाथ सिंह ने जुमलेबाजी का विभाग संभाल लिया है, ऐसा लगता है। अभी कुछ दिन पहले सरदार पटेल और नेहरू के बारे में राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद को जनता के धन से नेहरू बनाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उन्हें रोक दिया। इस झूठ पर कांग्रेस ने सबूत मांगे थे तो राजनाथ सिंह की जगह सुधांशु त्रिवेदी आ गए। सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर कहा था कि राजनाथ सिंह ने जो कहा उसका स्रोत सरदार पटेल की अंदरूनी कहानी मणिबेन पटेल की डायरी है। मणिबेन पटेल एक्चुअली सरदार पटेल की बेटी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इस किताब के पृष्ठ संख्या पेज नंबर 24 पर लिखा है कि नेहरू ने भी बाबरी मस्जिद का सवाल उठाया था, लेकिन अब बीजेपी के इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, आप 24 नंबर पेज बता दिए, सब कुछ ले आए। जयराम रमेश ने दावा किया है कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए झूठ फैला रहे हैं। जयराम रमेश ने एक पुस्तक का हवाला दिया है। पुस्तक के प्रासंगिक पृष्ठों के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए, पहले उस स्क्रीनशॉट को ले आइए, उस किताब के साझा करते हुए एक्स पर चलिए क्या लिखा है ये आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लिश में है, हिंदी में यहां पर ये किताब का ये जो देख रहे हैं आप, उसी किताब का, ये चूंकि ये किताब गुजराती में है, उसी किताब के इस पेज को यहां रखते हुए जयराम रमेश लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी 2025 द्वारा प्रकाशित CA-RS पटेल की किताब, CA हैं RS पटेल की किताब पुस्तक समर्पित पदछायो सरदारनो समर्पित पदछायो सरदारनो में पृष्ठ संख्या 212-213 पर गुजराती में मणिबेन पटेल की मूल डायरी प्रविष्टि यहां दी गई है। अभी जो आप देख रहे थे उसको ले आइए जरा, उस किताब के उस मूल, ये जो किताब है समर्पित पदछायो सरदारनो, ये जो किताब है इसके 212 नंबर 213 नंबर में ये उनकी ही ये उनके उससे लिखा हुआ गुजराती में मणिबेन की मूल डायरी की को यहां लिया गया है, मेन जो डायरी है, और उसमें जो कहा गया, जो कुछ कहा गया है, जो राजनाथ सिंह और उनके साथी प्रचारित कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये वो बात नहीं है जो राजनाथ सिंह कह रहे थे, वो नहीं है। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में झूठ फैलाने के लिए उन्हें, यानी राजनाथ सिंह को, उनकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। खैर, बीजेपी दोस्तों, आप जानते हैं बीजेपी तो झूठ फैलाने पर माफी मांगने अगर बैठ जाए तो उसे न जाने कितने साल इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी या उनके परिवार या कांग्रेस या संविधान या इतिहास, इन सब को लेकर कहे गए झूठों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, और हर दिन इसमें इजाफा होता ही जा रहा है। तो आप कितने दिन तक इस झूठ पे माफी मांगेंगे? लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, यह भी कहा जाता है, और वो एक ना एक दिन धराशायी हो ही जाता है। यही हो रहा है, सामने प्रमाण है, सामने प्रमाण है। बहुत कुछ है दोस्तों आज इस चर्चा में, बहुत कुछ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सवाल ये कि क्या अब बीजेपी के धराशायी होने यानी पस्त होने के दिन आ गए हैं? क्योंकि अब जनता ही नाराज दिखने लगी है। विपक्ष खोल रहा है पोल अलग अलग ढंग से, और इन सब के बीच कैसे पस्त हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, पस्त हो रही है मोदी जी की सरकार। यहां पर ये जो गुजराती में उसका हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। यहां कह रही हैं, लिख रही हैं, मैं तो मानता था, यहां लिखा हुआ है यहां पर, मुझे पता था कि सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था। सरदार पटेल की बात यहां लिखी जा रही है। मुझे पता था सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था, फिर उन्होंने जूनागढ़ सरकार से जमीन ली और एक ट्रस्ट बनाकर 30 लाख रुपए जमा किए। मैंने मुंशी और पंडित जी को पत्र लिखा, पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पत्र लिखा कि सरकार इस पर पैसा खर्च न करे, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। मैंने मुंशी जी को पत्र लिखकर कहा कि अगर वे इसे लिखेंगे तो ये एक
ट्रस्ट होगा जिसके अध्यक्ष जज साहब होंगे और आप सदस्य होंगे और वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। तब वे चुप रहे, लेकिन ये सवाल मथुरा, बनारस और कलकत्ता में उठाया गया। ये बात यहां लिखी जा रही है जो यहां है, और इसके आगे भी है। ये 2 पन्नों में है पूरा का पूरा एक संदर्भ, एक छोटा सा एक हिस्सा आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसको यहां पर लाकर जयराम रमेश ने रखा है। लेकिन बात यहां यह है कि आखिर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है, झूठ आखिर इस वक्त क्यों? आप कभी पाकिस्तान, कभी आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने लगते हैं। नेहरू, गांधी, पाकिस्तान, इन सब से बाहर निकलते ही नहीं हैं, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सिंध कब्जे में कर लेंगे और पीओ के कब्जे में कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कब्जे में कर लीजिए, लेकिन ये दुनिया कब्जों से नहीं चलती है। लगभग 100 साल हो जाएंगे अब 2033 में हिटलर के शासन की शुरुआत 1933 में हुई थी जर्मनी में। 1933 से 1945 का दौर सबने देखा है। उस दौर में जीने वाले लोग अगर नहीं देखा है तो हम आप जैसे लोग जो उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, कम से कम हम लोगों ने पढ़ी हैं किताबें, तो उस दौर को जानते हैं। 100 साल हो जाएंगे, लेकिन 100 साल बाद भी क्या हम उसी दौर में जी रहे हैं? यहां तो यही दिखाई देता है। जब सड़कों पे, जब बाजारों में, जब रेलों में यानी ट्रेनों में, आप जब बसों में या हवाई जहाज में कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर सरकार कर क्या रही है? जब आप सवाल करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेगी। आखिर क्यों? जब आप सवाल करेंगे तब वो नेहरू को लेके